अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आम इंतखाबात से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस में अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके बाद पाकिस्तान में एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाली तहरीक इंसाफ अमरीकी करारदाद का खैर मकदम कर रही है और उस पर बयानियाँ बना रही है, जबकि हुकूमत अमरीकी करारदाद पर तनकीद कर रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है, जिसमें 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर होने वाली करारदाद में यह मुतालबा किया गया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात की जाए। अमरीकी हुकूमत जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। वो हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि वो जमहूरी इदारों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तमा और आज़ादी इज़हार राय की बुनियादी ज़मानतों का एहतराम करें। करारदाद में यह भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान में सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। करारदाद में इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तातुल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की मजम्मत भी की गई है। इससे पहले 12 फरवरी को अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान में इंतखाबात की आज़ादाना तहकीकात के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि हमें नहीं पता कि किस इदारे से पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली की शिकायत की तहकीकात की तजवीज़ दी जा रही है। इस वक्त ज़रूरी है कि पहले पाकिस्तान के अंदर से ही कानून अपना रास्ता अख्तियार करे। ये एक मुनासिब इक़दाम है और ऐसा होना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस से मंजूर होने वाली करारदाद पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को नोट किया है। ये करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। पाकिस्तान बाहिमी एहतराम और मुफाहमत की बुनियाद पर तामीरी मुज़ाकरात और राब्तों पर यकीन रखता है। ऐसी करारदादें न तामीरी हैं और न ही मामकसद हैं। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने में मुआविन किरदार अदा करेगी। जबकि इस हवाले से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमरीकी कांग्रेस ने बेकायदगियों के दावों के बाद पाकिस्तान के इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। ये इस मुल्क की जानिब से आया है जिसने 20वीं सदी जमहूरी तरीके से मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने में गुजारी और इस वक्त फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुआवनत कर रही है। उनकी 2016 और 2020 के इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की तारीख पर नज़र डालें तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने ही इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो क्यों ना इस पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा करें। हुकूमत तो अमरीकी करारदाद की मजम्मत कर रही है, मगर माजी में अमरीका पर साजिश के जरिए हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाने वाली तहरीक इंसाफ इसका खैर मकदम कर रही है। अमरीकी करारदाद के हवाले से PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस में इंतखाबात के हवाले से अहम करारदाद मंजूर हुई है, जिसमें 5 अहम नुकात उठाए गए हैं। US कांग्रेस में एक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर। इसमें उन्होंने बहुत ही डैमिंग किस्म के कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। 5 डिमांड्स उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से की हैं कि हम जमहूरियत में अपने यकीन का इयादा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसको इंश्योर किया जाए। दूसरी डिमांड उन्होंने की है, उन्होंने अपने सदर और अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करें ताकि जमहूरियत, इंसानी हकूक और रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की बालादस्ती जो है, इसको यकीनी बनाया जा सके। तीसरा उन्होंने कहा है कि वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपहोल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट एंड द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट द फंडामेंटल guarantees of due process, freedom of press, freedom of assembly and freedom of speech of the people of Pakistan. चौथी बात उन्होंने की है कि we condemn attempts to suppress the people of Pakistan's participation in their democracy. ये जो PTI के साथ आजकल हो रहा है कि हमें कोई जलसा जुलूस कुछ नहीं करने दिया जा रहा, हमारे बंदों को उठाया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, including through harassment, intimidation, arbitrary detention or any violation of their human, civil or political rights. ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं, जो कि उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में डाला है। और 5वीं चीज उन्होंने कहा है कि वी कंडेम द एफर्ट टू सबवर्ट द पॉलिटिकल, इलेक्टोरल और जुडिशियल प्रोसेसेस ऑफ द कंट्री, जो इस वक्त इफेक्टिवली किए जा रहे हैं। ये US कांग्रेस की है और ये हुकूमत बहुत इस जोन में थी कि US की टोटल सपोर्ट जो है हमारे साथ है और जब तक उनकी सपोर्ट रहेगी हम हुकूमत में ही रहेंगे। 98.2% ऑफ द US कांग्रेस हैज सपोर्टेड दिस रेजोल्यूशन। जबकि साबिक सदर ममलिकत और PTI के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है। इस हवाले से किए गए एक पोस्ट में आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल की अबतरी की अमरीकी कांग्रेस में 7 के मुकाबले में 368 वोटों की भारी अक्सरियत से मजम्मत की गई है। करारदाद की मंजूरी हमारे आइन, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, मुसल्लह अफवाज पर सिविलियन कंट्रोल,
और ज़ाती आज़ादी की सिमत में उठाया गया एक मस्बत कदम है। आरिफ अलवी के बयान के जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा हारून ने कहा है कि पीटीआई अमरीकी साजिश से अमरीकी हिमायत तक का सफ़र कर रही है। आरिफ अलवी, आप तो हमारे अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत की हिमायत कर रहे हैं। क्या हमारा आइन और कानून बैरूनी मुदाखलत की हिमायत की इजाज़त देता है? रजा हारून का ये भी कहना था कि वो याद दहानी के लिए बता रहे हैं कि जब अमरीकी साजिश हुई तो आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान थे। दूसरी तरफ कल इद्दत केस का फैसला आने जा रहा है। केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली पर महफूज फैसला कल 3 बजे सुनाया जाएगा। इस हवाले से यह सवाल बरकरार है कि इमरान खान इद्दत केस में सज़ा मौतिल होने की सूरत में जेल से बाहर आएंगे या नहीं, क्योंकि फिलवक्त इद्दत केस के अलावा किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी सामने नहीं आई है और इससे पहले तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मौतिल हो चुकी है और साइफर केस में वो बरी हो चुके हैं। तो बज़ाहिर इद्दत केस में सज़ा मौतिल होने पर वो बाहर आ सकते हैं। सारी सूरत हाल में आज एक अहम पेशरफ सामने आई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब और असद कैसर समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से उनकी नशिस्तों पर जाकर हाथ मिलाया और फिर अपने खिताब के दौरान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि अगर इमरान खान को मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करते हैं। 2018 के जो झुरलू इलेक्शन थे, हमने उसके बावजूद भी न सिर्फ हम ऐवान में आए और मैंने अपनी पहली तकरीर में ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तफाक करते हैं। पाया हकारत से न सिर्फ पेशकश को ठुकराया गया बल्कि नारे बुलंद हुए। इस ऐवान में तारीख में हमेशा स्याबाब में याद रखे जाएंगे। 76 साल बाद हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। इसी मुल्क में वो ज़माना था कि असम्बलियों में बड़ी तनकीद होती थी लेकिन सियासतदान दुख सुख में शरीक होते थे। जहाँ स्पीकर, इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने जनाब स्पीकर सुब्रन को कहा कि आज तारीख है, मेरी वालदा का इंतकाल है, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से मेद आनी है, तो मुझे आज छुट्टी ले दो। उनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती तकालीफ का रोना नहीं रोना चाहता। मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ। मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। अदालत में गया, मेरा ख्याल था कि वो जज साहब कहेंगे कि आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, आप क्यों आए हैं, हमें आप चले जाएं वापस। हमारे लॉयर उठे, उन्होंने कहा जी कि आज अगर आप इजाज़त दे दें तो। उनका नहीं, मैंने आज बुलाए में विटनेस, हर सूरत बयान रिकॉर्ड होगा। ये ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको ज़मीनों पर लटाया गया। फैसला इनको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अंडर ट्रायल कैदी जिसको सज़ा मिली उसके जो हकूक़ है जेल में फ़र्क है। मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गई। मैं कहता हूँ कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मौजूद ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होगी। आए बैठें मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठें, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की पेशकश पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जवाब देते हुए कहा कि बात तब होगी जब इमरान खान बाहर आएंगे, बात तब होगी जब हमारे 180 मेंबरान बाहर आएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे, जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे, बात तब होगी। जहाँ एक तरफ वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई से मुतालिक हुकूमत उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि किसी सूरत इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हुकूमत की कोशिश होगी कि इमरान खान को जितनी देर हो सके जेल में ही रखा जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि अगर इमरान खान बाहर भी आ जाएँ तो कोई तूफ़ान नहीं आएगा। इमरान खान के साबिक इत्तेहादी शेख रशीद ने आज अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू के दौरान इमरान खान की रिहाई से मुतालिक कहा कि कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उसको ये रहा नहीं करेंगे, कोई बेवकूफ़ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। कब्र एक है, मुर्दे 3 है, रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। इस सारे मंजरनामे में अहम अपोजिशन रहनुमा और नून लीग के साबिक इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल तनकीद करते नजर आ रहे हैं। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर होगी तो सबकी खैर हो जाएगी।
अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा एक साथ क्यों नहीं बैठते? हाँ, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाए। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ये सब कुछ अचानक बदल गया, एक करारदाद मंजूर होती है, आप लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं, आपने तो ज़ाती तौर पर बहुत ही शदीद तनकीद की है अमेरिका पर, और तहरीक इंसाफ खैर मकदम कर रही है। जितनी भारी अक्सरियत से ये मंजूर हुई है, इसके रिपरकशंस आपकी हुकूमत पर आइंदा कानून साजी की सूरत में अमेरिका की तरफ से हो सकते हैं, दबाव की सूरत में हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, मैंने जो जवाब दिया है वो हर पाकिस्तानी को जवाब देना चाहिए। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैंने जवाब दिया है। मेरे वतन में जो भी हो रहा हो, किसी तीसरे फरीक को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे वतन के मामलात में जो है दखल अंदाजी करे। पिछले 75 साल में अमेरिका ने जो जहाँ पे दखल अंदाजी की है दहशत गर्दी की सूरत में, आज रोज़ाना हम वो उसके नतायज भुगत रहे हैं। 2 जंगों में हमने उनका साथ दिया, जनरल ज़िया ने, जनरल मुशर्रफ ने, उसके नतायज भुगत रहे हैं। आज एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सियासी डोनेशंस या सियासी माल लगाना या सियासी वसूल करना, पैसा जो है लीगलाइज करार दे दिया गया हुआ है कानून के तहत। वो हमारे मुल्क में आज भी वो जुर्म है, वहाँ पे वो जुर्म नहीं है। इस माशरे के अंदर जो है उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे यहाँ पे किसी मामले में दखल अंदाजी करें या उस पर कोई वर्डिक्ट दें। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐवान नुमाइंदगान, इस इलेक्शन का साल है, इसके अंदर जो है एक तो उन्होंने माल समेटना है, डोनेशंस लेनी है, जो कैंपेन फंडिंग लेनी है, तो ये मुख्तलिफ लॉबीज को जो है ओबलाइज करते हैं। इस तरह उनके इश्यूज वहाँ पे उठा के ये इसका कोई ताल्लुक जो है कतई तौर पे कोई सिंसेरिटी या कोई पर्पस जो है, अगर आप कहें कि अमेरिका कोई पर्पस जो है या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई पर्पस जो है इससे कोई परसू कर रही है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये जश्न मना रहे हैं। कल तक एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अमेरिका के मतलब मुख्तलिफ बातें करते थे, साइफर उनका लड़ाते थे, आज जश्न मना रहे हैं। मना लें जश्न, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मुल्क तीसरे मुल्क को हमारे मुल्क की सालमियत और हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दावत देते हैं, तो ये इनका क्या लॉयल्टीज हैं, इनकी क्या वफादारी है इस सरजमीन के साथ, इस मुल्क के साथ, इस सिस्टम के साथ, इस आइन के साथ। इनकी वफादारी अव्वल और आखिर सिर्फ एक इक़्तिदार है, इक़्तिदार की भूख है। आज जो है चिल्ला रहे हैं, नेशनल असेंबली में शोर मचा रहे हैं, कल ये सारी हरकतें जो है खुद करते थे और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी उस वक्त। जब आज कहते हैं जी फलां कैंसर सर्वाइवर है, ठीक है, बड़ी जो है अफसोस की बात है, लेकिन कैंसर सर्वाइवर मियां शहबाज शरीफ भी था। और जब मैयत आई मियां नवाज शरीफ की वालदा की उधर से लंदन से मैयत उनकी बेगम की मैयत आई, तो इन्होंने बयान दिए थे कि जी देखें जी इन्होंने पार्सल करके जो है वो भेज दी है। ये लैंग्वेज ये बोलते थे ये लोग। आज जो तकरीर हुई इस पर मैं आ रहा हूँ कि और फिर क्या रिस्पांस आया। वज़ीर आज़म ने तकरीर में ये बात भी की, आपकी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया, बट जब आप कहते हैं कि ये पीटीआई को इतना सारा जब आप क्रेडिट देते हैं कि ये जी लॉबी का नतीजा है, क्योंकि उन्हें फंडिंग चाहिए इलेक्शन के लिए, अमरीकी अवानी नुमाइंदगान को उसके लिए कर रहे हैं, 368 हक में आए हैं, 7 मुखालिफ, फिर तो एब्सोल्युटली नॉट से लेकर अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से लेकर अगर यहाँ तक का सफ़र किया है, तो जो पीटीआई का ओवरसीज चैप्टर है उसको तो आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शाबाश दे रहे हैं कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बड़ा कमबैक किया है। ये ओवरसीज चैप्टर नहीं है, ये खुद उनके चैप्टर हैं। ये ओवरसीज चैप्टर नहीं है, ये अमेरिका के खुद चैप्टर हैं। जो साजिश जो है इस वक्त गजा में अनफोल्ड हो रही है, उस साजिश का ये भी हिस्सा है। उनको पाकिस्तान से भी बड़ी तकलीफ है, ये उसी साजिश का हिस्सा है। ये इनको अलहदा ना करें, ये जुड़वे हैं सारे के सारे जो हैं। ये लोग जो है देखें, इसमें पाकिस्तान में जो है इस वक्त दहशतगर्दी जो हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक पर्पज है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबलाइज ना हो सके, यहाँ पे चाइना ना आ सके। और कौन लोग हैं जो चाइना को यहाँ पे नहीं आना देना चाहते? कौन लोग चाहते हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान के रास्ते गर्म पानियों तक ना पहुंचे? ये सोचें जरा।
ये सारी कौम को सोचना चाहिए। मगर ख्वाजा साहब, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उस पर तो चाइना ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में होनी चाहिए। जब अमेरिका की तरफ से ऐसी करारदाद आएगी तो आप ज़ाहिर से मुस्तरद करें, तनकीद करें, मगर दबाव तो पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी आए तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट तो देना पड़ेगा, इन बातों को सीरियस तो लेना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, मुझे इख्तिलाफ नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप मुझसे एग्री करेंगे कि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। आपकी इकोनॉमी को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इकोनॉमिकली जो डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि आप पॉलिटिकली स्टेबल ना हो। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये आइसोलेशन में इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। जब हमारी हुकूमत आई थी, पहला बार जो है इन्होंने IMF को लेटर लिखा था कि जी ये इनको असिस्टेंस ना प्रोवाइड करें। इसलिए लिखा था ना कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस मुल्क में ना आए। और दूसरी बात शाहजेब, ये जो इस वक्त इन्होंने स्टांस लिया है कि आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो मोहब्बत का इजहार हो रहा है अमेरिका से, ये क्या इनको थोड़ी सी भी कोई शर्म या नहीं आती कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी उनके खिलाफ बोलते हैं, कभी उनके हक में बोलते हैं। इनकी वफादारियां कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, इजराइल में है, बरतानिया में है, कहाँ पे इन लोगों की वफादारियां जो है? मगर ख्वाजा साहब देखिए, अब इस वक्त जो मुल्क में एक आप खुद कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आज वज़ीर आज़म ने हाथ बढ़ाया, कहा कि जी आए बात करते हैं, अगर इमरान खान की शिकायत है उस पर भी बात करते हैं, अपनी भी उन्होंने बात बताई, आप लोगों ने जो भुगता उसकी भी बात बताई। मगर उसी वक्त ये भी नजर आ रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को जेल में रखा है। अब कल उनकी रिहाई हो जाती है अगर इद्दत केस में, तो क्या हुकूमत फिर रिहा होने देगी ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए, उन्हें इंगेज किया जाए, बात की जाए? क्योंकि उमर अयूब साहब ने तो कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म की ऑफर रिजेक्ट की और कहा कि पहले इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। देखें, ये वो नहीं चाहते कि कोई मीनफुल जो है नेगोशिएशन स्टार्ट हो। बार बार वो कहते हैं कि जो हमने जो GHQ से बात करनी है, हमने किसी पॉलिटिकल फोर्स से बात नहीं करनी। ये क्या, ये एटीट्यूड जो है ये अमेरिका में ये राइज है जहाँ से इनको मदद आ रही है। वो उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये आवाजें दे रहे हैं, पिंडी को आवाजें दे रहे हैं अपनी मदद के लिए। जो है राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है, मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात पे कमेंट किए बगैर स्ट्रेस करूंगा जो वजीर आज़म ने आज बात की है, वो बात जो है सब्सटेंटिव बात वो है। बुनियाद जो है किसी आइंदा मूव की उस बात पे रखी जा सकती है। मियां शहबाज शरीफ ने जब वो अपोजिशन लीडर था तब भी बात ये करता था, उसके बाद जब हमारी जो 1.25 साल की हुकूमत आई उसमें भी ये बात करता रहा, आज भी वो बात करता रहा। मियां शहबाज शरीफ की गुफ्तगू में एक कंसिस्टेंसी है और उससे उसका जवाब जो है ये कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हैं कि हमने फौज से बात करनी है, हमने सियासी कुव्वतों से बात नहीं करनी। अगर आपको कॉन्ट्रडिक्शन जी अगर ये आज कह देते कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे मसाइल कैसे हल करेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब कैसे हल करेंगे? देखें, मसाइल जो चीजें अदालतों में चल रही हैं उनकी रिहाई अदालतों ने करनी है, हमने नहीं करनी। अगर कोई गिरफ्तारी जो है वो किसी जुर्म पे होनी है वो एक अलग बात है, होनी है, कितना क्रेडिबल है जो है वो रिहाई होगी, जुर्म जो है साबित हो सकता है, वो अदालतों में बात। हम किसी के मुतल्लिक ये नहीं कह सकते कि जी वो आज रिहा होगा तो कल हम उसको फिर पकड़ लेंगे। ये मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अगर कल इद्दत केस में अगर वो रिहा हो गए तो क्या आपको लगता है कि रियासत उन्हें रिहा होने देगी? कोई ना कोई नया केस या कुछ ना कुछ में उन्हें नहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर अदालत ने जमानत दी? मैं आज उसको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। मैं आई रिफ्रेन फ्रॉम प्रेडिक्टिंग एनीथिंग। उससे कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं, इसलिए मैं उस पर प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। लेकिन देखें, ये वाजे पाकिस्तानी अवाम को भी नजर आ रहा है कि वाजे जो तजादात हैं PTI की पॉलिसीज में, एक तो ये है कि उनकी अगली सफ़ों में 4-5 लीडर बैठे हुए हैं, सारे अपोजिशन लीडर हैं, हर बंदा एक नई जबान बोल रहा होता है। और ये एटीट्यूड जो है जो असेंबली में हो रहा है, जिस तरह गाली गलोच हो रही है, जिस तरह एक तनाव का माहौल कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, शदीद तनाव का माहौल चल रहा है,
ये वैसे भी इट डजंट ऑगर वेल फॉर डेमोक्रेसी, इट डजंट ऑगर वेल फॉर सिविलियन सिस्टम इन पाकिस्तान। जो है ये चीज जो है खतरे की घंटियां बज सकती हैं कि ये सारा कुछ ना लिपट जाए। ये इस तरह तो नहीं होता ना जो इस वक्त किया जा रहा है। ये इसमें मैं फिर दोबारा इस टॉपिक की बजाय उस टॉपिक पे आऊंगा कि चाइना यहाँ पे कमिटमेंट हमारी हुई है उनके साथ, बड़ी वाज़ेह कमिटमेंट जो है शहबाज शरीफ की जो टूर था, विजिट था, उसके अंदर वाज़ेह कमिटमेंट उसमें हुई है। ये उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान, देखें इन्होंने पहले भी सी पैक रोका और अपने दौरे हुकूमत में उसको चलने ना दिया, अब जो है फिर उसको रोक रहे हैं। ये एक कंसिस्टेंसी है इनके एफर्ट में कि पाकिस्तान को जो है तरक्की की राह पे गामजन ना हो सके। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना होए, पर जिस तरह आपने कहा है कि फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। और स्टेबिलिटी जब नहीं है। और एक और बात पे मैं आपका कमेंट चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो भी जाएं तो मुल्क एक अलग ही इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ तो क्या रहा है, बढ़ गया है। अब जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, किसी मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाकर उसे जला दिया जाए, किसी गैर मुस्लिम पर इल्ज़ाम लगाकर उस पर जला दिया जाए, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया जाए, कानून अपने हाथ में लिया जाए, अपने मकासद के लिए झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएँ, जिन्हें गैर मुस्लिम रियासत करार दे चुकी उनके घरों में घुसकर उनके जानवरों को कब्ज़े में लिया जाए, जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें ज़बरदस्ती बकरा ईद पर गोश्त खिलाने की कोशिश की जाए। ये जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है मजहबी इंतहा पसंदी को अपने सियासी मकासद के लिए रियासत ने माजी में इस्तेमाल किया ख्वाजा साहब, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, मगर रियासत खामोश है। ये मुल्क ऐसे भी नहीं चल सकता। इसके लिए क्या करेगी रियासत और हुकूमत? देखिए, मैं आपको वाज़े तौर पे मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। मैं इस मौजू पे असेंबली में बोला भी, और मेरा ख्याल है वो आपने मेरी तकरीर सुनी होगी। उस तकरीर के अंदर बिल्कुल थ्रू आउट जो है वो शोर मचाती रही पीटीआई और मुखालफाना नारे लगाती थी। और जब हमने वो वी ब्रॉट दैट रेजोल्यूशन टू द हाउस फॉर वोट, उस वक्त इन्होंने खिलाफ वोट दिया पीटीआई ने। लेकिन इसके मुकाबले में मैं फिर जो अपनी तकरीर के जो मेरे जो थे उसका जो कंटेंट था, मैं आपको रिपीट करता हूँ। मैं समझता हूं कि आज हम कहीं भी मुस्लिम अक़लियत के लिए आवाज उठाते हैं, किसी भी मुल्क में जहां पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे यहाँ पे हम लोग जो हम मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, हम अपनी अक़लियतों के साथ क्या जुल्म करते हैं। हम अपने यहाँ पे, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, कादियानी हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं वो अक़लियतें जो हैं, उनको क्या हम जिंदा रहने का यहाँ पे हक दे रहे हैं जिस तरह हम अपने आप को देते हैं। पाकिस्तान तमाम कौमियतों, तमाम फ़िरकों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए बना था। ये किसी एक मज़हब की जो है वो मोनोपोली नहीं है। कायदे आज़म के खुतबात सुन लें, ये इसमें अक़लियतों के को अपने उनके हकूक से महरूम रखना जो है वो नजरिया पाकिस्तान की नफी है, वो हमारे मजहब की नफी है, हमारे दीन की नफी है। नबी खातमुल नबीयीन की जो है उनके फरमूदात की, उनकी जो मुबारक कलमात है, उनकी नफी है। ये जो हम लोग जो कर रहे हैं, जो स्वात में होता है, जो सरगोदे में होता है, जो फैसलाबाद में होता है, कहीं भी होता है, किसी भी अक़लियत के साथ होता है, ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे सेटल्ड चीजें हैं। उनको दोबारा बार बार खोलना, आप देखें 20, 25, 30 साल में कितने लोग जो है ब्लास्फेमी के अंदर हुए, और ये पिछले 12, 20, 25, 30 साल के अंदर जब से ये कानून जो है 80 की दहाई के बाद जो है कितने लोग अंदर हुए। ये रवैये दुरुस्त नहीं है, ये जमाने में पनपने वाली बातें नहीं है शाहजेब। ये इसलिए हमें बाहर से जो है लोगों को जरूरत होती है कि हमारे मामलात में दखल दें। ये जो अब इंतहा से ज़्यादा इंतहा पसंदी है, साहब ज़ाहिर जो आपने इंतहा पसंदी के हवाले से बातें की हैं वो सारी बातें दुरुस्त हैं कि हमें कोई हक नहीं पहुंचता इस सब के बाद कि हम दुनिया में अगर अक़लियतों के साथ कुछ होता है, मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो उस पर तो आवाज़ उठाएं, और हमारे यहाँ मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ ये सब कुछ हो रहा हो तो करेगी क्या रियासत? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना ख्वाजा साहब। ये गंद डाला गया है, ये गंद डल कर अब इतना फैल गया है कि गली मोहल्ले में पहुंच गया है। एक वाक़या होता है, मजम्मत होती है, कानूनी कार्रवाई भी होती है, मगर लोग फिर भी करते हैं और जश्न मनाते हैं ये सब करके, इंसानों को जलाकर। होगा क्या, क्या किया जाएगा?
मैंने असेंबली में भी कहा था, अगले दिन एक प्रोग्राम पे कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि उन्होंने कहा कि जलाने का हक जो है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है दोज़ख में। अल्लाह ताला माफ़ करे हमें और दोज़ख की आग से बचाए। किसी इंसान को किसी को जलाने का हक नहीं। ये बड़ा वाज़े हदीस है और हम उस हदीस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमने दीन में भी जो चीज़ें हमें सूट करती हैं वो दीन में से हमने पिक कर ली हैं। जो चीज़ें हमें सूट नहीं करती हम उन पर तवज्जो नहीं देते, हम उनको इग्नोर करते हैं। ये बेसिक जो है निगेशन है हमारी तालीमात की, दीनी तालीमात की, हमारे ईमान की बुनियादी जो है नफ़ी है। ये चीज़ें जो है हमें एक कौम की हैसियत से तमाम पाकिस्तानियों को मज़ाहिब उनके जो हों, फ़िरके आप देखें, हम अपने अंदर जो फ़िरके जो हैं हम उसमें कोई सलूक नहीं है, उनमें कोई इत्तेहाद नहीं है, हम एक दूसरे को काफिर कहते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दीवारों के ऊपर क्या लिखा होता है कि फलाना काफिर है, फलाना काफिर है, फलाना काफिर है। आप उनको अपने अंदर फिरकों को जीने का हक नहीं देते। रोजाना लाशें लेके जो है हजारा बैठे होते हैं सड़कों के ऊपर, कोयटे के अंदर, सर्दी के अंदर बैठे होते हैं। ये क्या 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 ये इस्लामी मुमलकत है कि जहां पे कलमा गों को जो है उससे जिंदा का उसको नहीं हक देते आप जिंदा रहने का। आप बात कर रहे हैं अक़लियतों की, उनको तो फिर जिंदा ही जलाएंगे ना आप। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम और संगीन मामला है क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर हम भारत समेत दीगर ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली ज़्यादतियों पर आवाज़ उठाते हैं, तनकीद करते हैं, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ख़ुद हमारे मुल्क में नफ़रत अंगेज़ी और इंतहा पसंदी में कमी के बजाय दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और बदकिस्मती से रियासत की तरफ से मजहबी नफरत अंगेज़ी को ख़त्म करने और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इक़दाम पर खामोशी है। हालांकि सियासी मकासद के लिए मजहबी नफरत अंगेज़ी को परवान चढ़ाने में ख़ुद रियासत ने बड़ा किरदार अदा किया है और अब दिन ब दिन अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। मजहबी अक़लियतें ख़ुद को पहले से कई गुना ज़्यादा गैर महफूज महसूस कर रही हैं और सिर्फ अक़लियतें ही नहीं बल्कि ख़ुद मुसलमान भी मुसलमानों से गैर महफूज महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन वाक़यात में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। चाहे वो सवात में ईद की छुट्टियों के दौरान एक मुसलमान शख्स पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उसे पुलिस की हिरासत से अगवा करते हुए ज़िंदा जला देने का वाक़या हो, या फिर नमल यूनिवर्सिटी में एक हिंदू तालिब इल्म को ईद पर ज़बरदस्ती गोश्त खिलाने का वाक़या हो, या फिर ईद ही के दिनों में पंजाब में अहमदियों के घरों पर छापे मारकर उनके घरों से गोश्त बरामद करने के वाक़यात हों, या फिर उनकी इबादत गाहों पर हमले और तोड़ फोड़ या मसीही बिरादरी की बस्तियां उजाड़ने के वाक़यात हों। 2017 में मर्दान की यूनिवर्सिटी में 25 साल तालिब इल्म मशाल खान पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर हुजूम ने उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के बाद मज़म्मती बयानात आए, बड़े बड़े दावे किए गए और पुलिस इक़दामात के बाद ये तवक्को ज़ाहिर की गई कि अब इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे, मगर इसके बाद भी वाक़यात होते रहे। और फिर 2021 में सियालकोट में उससे भी संगीन वाक़या पेश आया जब एक फैक्ट्री मैनेजर श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में ज़िंदा जला दिया गया। इस वाक़े के बाद एक बार फिर मज़म्मतों और उस पर हुकूमती बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद एक दफ़ा फिर उम्मीद की गई कि अब ऐसा वाक़या नहीं होगा। लेकिन सवात में एक सयाह को कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ाम में जिंदा जला देने के वाक़े ने मजहबी जनूनियत के बढ़ते हुए वाक़यात में एक और इजाफा कर दिया है। रमशा मसीह और इस तरह की कई दीगर मसीही और हिंदू मर्दों और ख़वातीन पर हुजूम की जानिब से खुद ही मुबैना तौहीन के इल्ज़ाम लगाने, खुद ही गवाह बनने, खुद ही अदालत बनकर फ़ैसला सुनाने और खुद ही अपने दिए गए फ़ैसले पर अक़लियतों की बस्तियाँ उजाड़ने के वाक़यात के बाद भी उम्मीद की जा रही थी कि अब ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में मसीही अफराद की बस्तियाँ उजाड़ने के वाक़यात बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की ताज़ा मिसालें हैं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि जब मुल्क की आला अदलिया भी कोई फ़ैसला दे तो उनके फ़ैसले पर कानूनी बहस के बजाय मज़हब की आड़ लेकर जज को और उनके अहले खाना को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ दी जाती हैं। अहमदियों को मुश्तिल और नफरत अंगेज़ आवाम से बचाने के बजाय ईद के मौके पर पुलिस खुद उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ रही। पंजाब भर में पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान 36 अहमदियों को गिरफ्तार किया गया, उनके जानवरों को जब्त कर लिया गया, उनको इबादत से रोकने के लिए उनकी इबादत गाहों और मराकिज़ पर छापे मारे गए और यह सिलसिला कई सालों से जारी है। लेकिन इस पर बात नहीं होती। मज़हब के नाम पर इंतहा पसंदी सिर्फ अक़लियतों तक महदूद नहीं है, बल्कि हद तो ये हो गई है कि जब लाहौर में खातून को इसलिए मुश्तिल हुजूम ने घेर लिया क्योंकि उस खातून ने एक ऐसा लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी का लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था,
ये लफ्ज़ सिर्फ अरबी ज़बान का नहीं है बल्कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मगर इस लफ्ज़ को तौहीन आमेज़ करार देकर उस हुजूम ने क्यों उस खातून को घेरे में लिया, क्यों उसको हिरासा किया, क्यों उसे अपना लिबास ढाँप कर अपनी जान बचानी पड़ी और क्यों उस खातून को अपने लिबास पर माफ़ी मांगनी पड़ी, इन तमाम सवालों का जवाब रियासत के पास नहीं है। मगर रियासत के पास इसका हल होना चाहिए, मगर वो भी नहीं है। इसी बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ी के वाक़यात पर पीर को सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने अपने खदशात का इजहार किया। हम पाकिस्तान की बड़ी अच्छी तस्वीर देना चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर आए और यहां आकर खड़ा हो, 10 दिन के अखबारात उठा ली। पाकिस्तान के आईन में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। इट इज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। जिनको खुदा ने हिदायत नहीं दी, जो उनका मजहब है, अब क्या करें, मार दें उनको, टैंकों के आगे खड़ा कर दें। 10 दिन में पुलिस घुसी है कराची में और पंजाब में उनके घरों में। फिर हमने क्या किया, कुर्बानी का गोश्त नमल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक डिफरेंटली एबल्ड हिंदू तालिब इल्म को खिलाया। हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का, मार दिया एक और मुसलमान को। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किया, कभी गोजरा में किया, कभी कराची की क्रिश्चियन बस्तियों में किया, और कोई सजाएं नहीं मिल रही उनको। और हम ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर यहां पर आए जो गलती से अगर मुसलमान नहीं हो, मुसलमान भी हुआ, किसी से लेन देन का तनाजा हुआ, मैंने झूठी कसम खा के किसी ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया, तौहीन का जला देंगे लोग। इस तरीके से तो नहीं होगी इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से तो मईशत बहाल नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको इस इफरीत से निमटने के लिए ये लिप सर्विस बंद करके काम करना होगा। इन इंतहा पसंदों के खिलाफ, खा वो किसी भी एक्सट्रीम के हों। जनाबे वाला, वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें। बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का को चेयर कौन कर रहा था, बताएं कि पाकिस्तान के लिए किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं और दीन इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हैं। ये बात इस लिहाज से भी अहम है कि अब से 7 साल पहले हमारे ही प्रोग्राम में मुल्क भर के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा ये बयान दे चुके हैं कि तौहीन मज़हब का झूठा इल्ज़ाम लगाना भी मज़हब की तौहीन के ज़मरे में आता है। उसूली बात है वो ये है कि जो इल्ज़ाम किसी ने अगर लगाया है, किसी भी कानून के तहत किसी भी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया, और ख़ासतौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया किसी पर, तो उसके ज़िम्मे सबूत करने पर फराहम करना है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। ज़ाती एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब नहीं करार दिया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून में भी और शरीयत में भी उसके लिए सजा मुकर्रर है। कुरान करीम में इस वाले से या अहादीस मुबारका में इस वाले से बिल्कुल वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि कोई शख्स अगर इस्लाम की, दीन की, रसूल पाक की तौहीन का इर्तिकाब करता है तो उसकी सजा कितनी भयानक होनी चाहिए। जहाँ पर ये सजा है एक इंतहा पर जाकर उस इस्मत के मकाम की हिफाजत के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ एक बेगुनाह इंसान को किसी ऐसे इल्जाम के तहत सजा उसको मुल्जिम ठहराना या उस पर तहमत लगाना और वो साबित न हो सके, तो उस सूरत में ऐसे शख्स की सजा भी उतनी ही ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर एक बेगुनाह इंसान की मौत का अगर कोई शख्स बायस बनता है तो वो गोया पूरी इंसानियत के कत्ल का बायस बनता है। जिस तरीके से तौहीन रिसालत तो है ही है जुर्म, लेकिन बगैर सबूत के इस तरीके से किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये कानूनन, अखलाकन, शरअन हर एतबार से जुर्म है। और मैं समझता हूँ जिन्होंने लगाया है या तो वो साबित करें, अगर साबित नहीं कर सकते तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके बारे में मौसर इक़दाम उठाएं ताकि आइंदा कोई आदमी इसकी जुर्रत न करे। माजी में हमारे राब्ता करने पर उलमा ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया, लेकिन मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात में इजाफा और इस पर उलमा की खामोशी पर सवाल उठ रहा है कि अगर उलमा कराम के इसरार पर जब कानून साजी की जा चुकी है तो फिर उस कानून का एहतराम होना चाहिए और किसी को भी कानून को हाथ में लेकर रियासत की रेट का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ख़ुद उलमा को भी इसके लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ कल तकरीबन 11 महीने बाद इमरान खान की रिहाई के लिए पुरुमीद है, मगर इससे पहले तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात मजीद बढ़ गए हैं।
पार्टी के देरीना रहनुमा खुलकर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। पार्टी क़यादत के फैसलों और हिकमत अमली से मायूस नजर आ रहे हैं। साथ ही शिकवा कर रहे हैं कि पार्टी के अहम प्लेटफॉर्म्स पर पुराने रहनुमाओं के बजाय नए चेहरों और 9 मई के बाद मंजर आम से गायब होने वाले मशकूक किरदारों को ज़्यादा अहमियत और तरजीह दी जा रही है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान भी इख्तलाफात सामने आए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की खबर के मुताबिक शहरियार आफरीदी के इस्तीफे से मुतालिक बयान के बाद 27 से ज़ायद अरकान ने इस्तीफों पर मुशावरत की है। शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतादिद अरकान असम्बली ने पार्टी क़यादत की नाअहली पर एहतजाज भी किया। PTI के अरकान असम्बली ने इख्तलाफात की वजह से पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में शिरकत से मुआज़रत की। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने शिकवा किया कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ है। इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं की रिहाई के बजाय इस वक्त पार्टी क़यादत ओहदों के लिए कोशां है। और हैदर शराजी की खबर के मुताबिक PTI के 21 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल अपना अलग ग्रुप बनाने का इंदिया दिया गया है। बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब को अरकान असम्बली ने संजीदा कोशिश करने का पैगाम भिजवाया है। इसके अलावा कौमी असम्बली की अपोजिशन लॉबी में मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई की PTI के अरकान असम्बली से मुलाकात हुई है। हैदर शराजी की खबर के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने PTI के अरकान से मामला जज्बात के बजाय अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ाने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई की मुदाखलत के बाद शहरियार आफरीदी ने मामला बेहतर करने का कहा और शहरियार आफरीदी ने वक्ती तौर पर मुस्ताफ़ी होने से पीछे हटने का फैसला किया है। जबकि PTI की सीनियर क़यादत ने अपने अरकान से इमरान खान की रिहाई तक इख्तलाफात पर खामोश रहने की दरख्वास्त की है। सिर्फ यही नहीं, जियो न्यूज़ से बात करते हुए तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार ने अंदरूनी इख्तलाफात पर खुलकर बात करते हुए कहा कि अगर हम इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते तो बेहतर इस्तीफ़ा दे दें। PTI की कोर कमेटी में हम में से कोई नहीं है, जबकि सियासी कमेटी में मशकूक किरदार शामिल है। हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते। 4 महीने हो गए इस असेंबली को और हम डेस्क मार रहे हैं और थपकियां मार रहे हैं और कमेटी खेल रहे हैं असेंबली। इससे बेहतर है घरों में जाके बैठ जाए। फ्रस्ट्रेशन सबको हो रही है। इसी तरह शहरियार बहुत सख्त फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि अगर मैं खान साहब के काम नहीं आ सकता तो मैं काहे में नहीं हूँ। हमसे तो अवाम पूछती है कि खान किधर है, क्यों नहीं आता। अवाम बेचारी महंगाई भी भूल गई है, पैसा पानी सब कुछ, सिर्फ कहते हैं हमारे खान को निकालो। तो फ्रस्ट्रेशन होती। तो शहरियार ने जब उस दिन वो कहा, मेरी उनकी मिसेज से बात हुई, तो मैंने उसको पब्लिकली थ्रेटन कर दिया कि अगर आप जाओगे खान का केस खराब करोगे फिर हम भी जाएंगे। अडियाला के सामने ना देना पड़े, प्रेसिडेंसी के सामने PM हाउस जहाँ देना पड़े हम देंगे। इस्तीफे तक देना की तो अगर हम खान को फिर कैसे और निकालें। मैंने हम तो बहुत चीजें नहीं कर सकते ना, हम पे कदगन होती है। फिर जब ऑर्डिनरी सिटीजन होंगे हमारी मर्जी हम जो करें। तो इस हवाले से कहाँ कोशिश में कमी नजर आ रही है, कौन सी लीडरशिप में क्या है? हर पार्टी में मुफाहती मज़ामती हॉक्स और डव्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिकमत से चलो, कुछ लोग कहते हैं जोश से चलो। तो चाहे शहरियार हो गया, चाहे अली मोहम्मद हो गया, मैं, शेर अफजल मरवत, असद कैसर, जुनैद अकबर, सलीम रहमान, बहुत सारे हमारे भाई हैं पंजाब के, महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान, आमिर डोगर, शबीर कुरैशी, हम तो सब सेकंड या थर्ड टाइमर्स हैं। तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। हो सकता है कि कोर कमेटी का कोई हो तरीका जो हमें नहीं पता, हम कोई भी कोर कमेटी में नहीं है सिवाय अली के और असद कैसर के। तो फिर उसके बाद शेर अफजल साहब ने भी कह दिया कि ठीक है तुम दोनों जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूँ। तो फैसले कोर कमेटी की बजाय सियासी कमेटी में होते हैं। कोर कमेटी तो अब वो सियासी कमेटी में मेरे ज्यादा वो नहीं है, सियासी कमेटी में मेरा ज्यादा वो नहीं है, बट देखी जाएगी। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है, डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल जब ये 9 मई के बाद से। असली लीडर्स तो आपकी पार्टी में बैठे हुए। देखिए कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी की तब वैल्यू होती है जो पार्लिमानी पार्टी नहीं होती। पार्लिमानी पार्टी सुप्रीम। तो आई गेस शहरियार की वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी। जबकि रहनुमा PTI आतिफ खान ने हैदर शराजी से बात करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर बहुत से लोगों को एतराज़ात होते हैं। साथियों को मशवरा है कि जो भी मसाइल या गिले हैं वो पार्टी के अंदर हल करें। शहरियार आफरीदी ने इस्तीफे का जिक्र किया, उसके बाद शेर अफजल मरवत हो गए, शानदाना गुलजार और मुतअद्दिद रहनुमाओं ने भी उन्होंने कहा कि अगर वो देते हैं तो हम भी देते हैं। क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या किस वजह से ये किया जा रहा है? देखिए पार्टी के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों पे बहुत से लोगों को एतराज़ात होते हैं। मुझे खुद जो चल रहा है बहुत सी चीज़ों पे मुझे एतराज़ात हैं, हर एक आदमी को हो सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने पार्टी के कोलीग्स को यही मशवरा देता हूँ कि आपकी जो भी मसाइल हैं, आपकी जो भी गिले हैं, आपकी जो भी सजेशंस हैं वो पार्टी के फोरम पे दिया करें, पार्टी के अंदर दिया करें, बाहर मीडिया पे ना लाए करें, क्योंकि अप्रोप्रिएट फोरम तो पार्टी के अंदर का है। तो अगर बाहर आती हैं चीजें तो उससे उल्टा नुकसान होता है, फायदा कोई नहीं होता। हमारे साथ शराजी मौजूद हैं। तो शराजी बहुत शुक्रिया। जो कुछ टीवी पर कहा गया, कैमरे के सामने कहा गया, हमने दिखाया। अंदर की क्या खबर है, मामला क्या है जिसकी वजह से खराबी पैदा हो रही है और कौन से मशकूक किरदार हैं जिसकी वजह से हो रहा है?
देखिए, ये तो सिर्फ मशकूक किरदार पार्टी के अंदर जो इस वक्त पार्लिमानी पार्टी है उस तक महदूद नहीं है। इस वक्त कहा यह जा रहा है पीटीआई के अंदर कि बानी पीटीआई के जितने भी पैगामात होते हैं उनकी रोशनी में आगे पार्टी अमल नहीं करती और पीटीआई की सीनियर क़यादत बशमूल बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब खान वो उस हवाले से आगे उसी तरह नहीं बढ़ रहे। इस हवाले से तो ये जिक्र किया जाता है, लेकिन साथ ही एक बात बहुत अहम इस वक्त सामने आ रही है कि बानी पीटीआई की रहाई के लिए जलसे नहीं हो रहे, पंजाब की क़यादत नहीं निकल रही, या फिर इसके लिए जो अपोजिशन अलायंस के इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया गया था उसमें संजीदा जो अमल है वो नज़र नहीं आ रहा। इस मामले को लेकर पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और ये इख्तलाफात इस हद तक बढ़ रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग हो रही है उसमें भी रहनुमा मेंबरान असम्बली शिरकत नहीं कर रहे और इस हवाले से वो ये चाहते हैं कि साइड पे रहा जाए। इसीलिए आज शानदाना गुलजार ने कहा कि सियासी कमेटी और कोर कमेटी में मशकूक किरदार हैं और उन्होंने ख़ास एक जुमला कहा है कि 9 मई के बाद जो अफराद खामोश रहे या छुपे रहे वो सामने आए हैं और अब पार्टी में मौजूद हैं। शायद एक तरह से उनका इशारा शिबली फराज की तरफ है, क्योंकि उनके बारे में अगर बात कीजिए वो 9 मई के बाद उस तरह नज़र नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ सियासी कमेटी का जो किरदार है इसमें बहुत सारे पीटीआई के सीनियर रहनुमा मौजूद नहीं हैं। तो वो इसलिए मौजूद नहीं है, वो ये समझते हैं कि सियासी कमेटी और कोर कमेटी बानी पीटीआई की मुशावरत के किससे हट कर कुछ फैसले कर रही है। तो ये सारे बुनियाद है कि इस वक्त इख्तलाफात में सबसे अहम कि ये रहनुमा मौजूदा क़यादत सेनेट में कमेटियों के लिए कोशां है या सेनेट में पार्लिमानी लीडर या अपोजिशन लीडर बनने के लिए ज़्यादा कोशां होती है, बजाय कि पार्टी के वर्कर्स और रहनुमाओं की रहाई के लिए कुछ बेहतर इकदाम करे। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में भी हमने देखा पीएसी की चेयरमैनशिप से लेकर दीगर कमेटियों के मामला तक जितनी कोशिश होती है उतनी कोशिश लीडर या पार्टी के रहनुमाओं की रहाई के लिए नहीं होती। तो बुनियाद यहाँ से बन रही है और इसके लिए पार्टी की मौजूदा क़यादत पर ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी की मौजूदा क़यादत जो इस वक्त पार्लिमान में भी है उसके लिए कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए और गुस्से का रहनुमाओं ने इजहार भी किया है। वैसे मगर ये तो कहा जा सकता है कि जो ग्रुप बनाने की बातें हैं, इस्तीफ़े की बातें ये होंगी नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब इसकी इजाज़त देंगे नहीं। तो ये कम से कम धमकियों की हद तक होगा, खबरों की हद तक होगा, मगर ये इस हद तक जाएंगे नहीं रहनुमा। देखिए, इसके लिए भी उन्होंने ये बताया है कि मौजूदा लीडरशिप जलसे करे, बानी की रहाई के लिए कोशिशें करे और संजीदा इक़दाम करे। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो वो साइड पर हो जाए। अगर वो साइड पे नहीं हुई तो तब मुतबादल उनके पास ये ऑप्शन रखा गया कि फिर हम खुद ही अपना ग्रुप बनाकर हम खुद ही निकलते हैं। और शानदाना गुलजार इसीलिए अपने पार्टी के चंद रहनुमाओं के हमरा शादाब जाफरी और मुअज़्ज़म भट्ट के हमरा वकला कन्वेंशन की तरफ खुद अब उन्होंने निकलने का फैसला किया है कि अगर मौजूदा क़यादत नहीं निकलती तो हम निकलेंगे। यानी कहा है कि अगर आप कोशिश नहीं कर रहे तो साइड पे हट जाएं, साइड पे अगर ना हटे तो हम एक ग्रुप बनाएंगे, ये धमकी दी गई है। लेकिन इसी के साथ मेरे अभी सोर्सेज से हमारी आज इस प्रोग्राम से थोड़ी देर कबल बात हुई, उन्होंने कहा कि पंजाब में फैसलाबाद में दीगर जलसों के लिए अब पार्टी क़यादत शायद मैदान में नजर आए, लेकिन इससे कबल चूंकि नजर नहीं आई तो खुद ही उन्होंने फैसला किया है कि शानदाना गुलजार समेत दीगर मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं वो आगे निकले। और शानदाना गुलजार ने इसीलिए पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं के नाम भी लिए और कहा कि ये जो कुर्बानी देने वाले हैं उनकी बात नहीं मानी जा रही और उनको साइड लाइन किया जा रहा है। और उसके नतीजे में हमने देखा था कि जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर जो बनाने का फैसला किया गया था, ये उस प्रेशर के नतीजे में, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उस प्रेशर के नतीजे में बनाया गया कि पीटीआई के जो ILF से जो लोग आए हैं, नौजवान हैं, उनको मौका दिया जाए जो कुर्बानी दे रहे थे। तो ये सारा प्रेशर बनाया गया, उसके नतीजे में कुछ हासिल भी किया। लेकिन ये इस्तीफों की धमकी या फिर मुतबादल ग्रुप की धमकी का ताल्लुक मौजूदा क़यादत के सामने मामलात रखने से है कि आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो मुतबादल हम निकलेंगे। और इसके लिए शहरियार अफरीदी ने तो जिक्र किया, शानदाना ने और दीगर रहनुमाओं ने पार्लिमानी पार्टी में भी ये कहा है। और याद रहे, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतअद्दिद मेंबरान असम्बली शिरकत भी नहीं कर रहे।
रहे, इसीलिए। बहुत शुक्रिया, तफसीलात आपने सुनी। मगर इस सारे के सारे माहौल में हुकूमत के लिए क्या क्या खतरात पैदा हो रहे हैं, इस पर तजिया लेंगे एक ब्रेक के बाद। सियासी मामला आखिर किस तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ सीनियर साहब सरकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, सबसे पहले ज़ाहिर हुकूमत का मामला, पहले अदलिया से आवाज़ें और हुकूमत की अदलिया पर तनकीद, अब अमरीका से करारदादें और फिर हुकूमत की अमरीका पर तनकीद, और PTI ज़ाहिर है उसका खैर मकदम कर रही है जो करारदाद आई है और भारी अक्सरियत के साथ आई है। बजट अभी आया है, ज़ाहिर है वो इन्फ्लेशनरी होगा, महंगाई का एक दबाव आएगा, टैक्सेस लगेंगे। हुकूमत के लिए यहाँ से मुश्किल वक्त ही नज़र आ रहा है। शाहदेव साहब शुक्रिया। देखिए, मुश्किल वक्त तो हुकूमत के लिए है, बल्कि रियासत के लिए है। अगर ये हुकूमत ना हो और कोई हो और हुकूमत मौजूद हो तो बजट इससे मुख्तलिफ बन जाएगा। जिस मुल्क में सारा रेवेन्यू जो है वो कर्ज़ों की वापसी में सर्फ हो जाए और सारे अखराजात जो हैं वो उधार लेके चलाना पड़े, तो उसमें आप इसी तरह का बजट बनेगा और इसी तरह के मामलात चलेंगे तो मौजूदा हुकूमत जो है वो तो बहरहाल उसके इक़दाम से एक ठहराव आया है मईशत में और तवक्को की जा रही है कि मामलात बेहतर होंगे। लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो तवज्जो तलब हैं। जब अमेरिका से जो करारदाद मंजूर हुई है, अब बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे इमरान खान साहब तो कहते थे कि अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की गई है और उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया है, और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने अमेरिका को वरगलाया है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस से उनके हक़ में या उनकी हमायत में एक करारदाद मंजूर हो गई। जो हमारे PTI के जो दोस्त हैं जो अमेरिका में बस रहे हैं, जो उनका करिश्मा है, उनकी लॉबिंग है, उन्होंने बड़ी सरतोड़ कोशिश की है इसके लिए। तो बहरहाल ये भी उनको एक सपोर्ट तो मिल गई इससे, नफसियाती तौर पर भी और एक सियासी तौर पर भी। लेकिन असल बात यह है कि जो कुछ भी सूरत हाल है वो हमारे सामने है। अब इसका हल तो यही होगा ना कि सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर बैठें और कोई प्रोग्राम बनाएं, कोई लाहे अमल बनाएं, और ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। मगर शामी साहब, सियासी जमातों में तो आज वज़ीर आज़म ने फिर कहा कि तैयार हैं, ग्रीवियंसेस एड्रेस करने को भी तैयार हैं, और PTI ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे ही इस बात को रिजेक्ट किया कि पहले हमारा कैदी रिहा करें, इमरान खान को रिहा करें, हमारा मैंडेट वापस करें। एक अलग कॉन्फिडेंस है PTI को, बावजूद इसके कि रियासत उनके खिलाफ है, इदारे उनके खिलाफ है, एक कॉन्फिडेंस है उन्हें। देखिए, रिहाई का मुतालबा जब इमरान खान साहब से बात होती थी तो वो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा, और उस वक्त अब जो रिहाई का मुतालबा, रिहाई पहले हो जाए, मैंडेट वापस हो जाए, तो बातचीत किस पे होगी फिर? नहीं, असल में अब ये भी तो देखना चाहिए ना, जो PTI के जो लोग इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं उन्हें भी तो आगे बढ़ना है, रास्ता निकालना है। अगर वो इस तरह की कठहुज्जती का मुजाहरा करेंगे और वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे तो इसमें नतीजे में उनके पास क्या आएगा, उनके पास क्या हासिल होगा? अगर जमा चौकड़ी मचेगी, अगर हालात ख़राब होंगे और अगर यानी ये तफरीक बढ़ेगी तो फिर PTI के हाथ में क्या आएगा? तो PTI जो है, देखिए ना, सियासी कैदी जो होते हैं, जब सियासतदान कैदी होते हैं उनको रिहाई भी उनकी हो जाती है, उनको कैद में भी बाज़ औक़ात रहना पड़ता है। पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देख लें कि कैसे कैसे लोग कितना अरसा जो है वो हवाला ज़िंदा किए गए हैं। अभी तो देखें आप, खान साहब जो हैं तो उनको तो रिलीफ मिल जाएगी, अदालतों से मिल जाएगी, तो ये कोई प्री कंडीशन तो नहीं होनी चाहिए। और इस तरह अगर मैंडेट वापस करें, अभी तो ये बात इस्टेब्लिश करनी है ना कि मैंडेट क्या है, कौन सा मैंडेट है जो वापस करना है, कितना वापस करना है। तो मगर अगर ये सारी बातें कर ली जाएं तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, फिर तो मगर फिर आपको उनके पास इख्तियार आ जाएगा। और इस सूरत में आपको कोई नज़र आ रहा है कि कोई रास्ता मुज़ाकरात का हो? ज़ाहिर तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ तैयार नहीं है, कभी अचकज़ई साहब पर एतमाद का इजहार भी करती है, फिर विड्रॉ भी करती है कि हम खुद तो किसी भी सूरत इनके साथ बात नहीं करेंगे, मगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार है, वो बात करने को खुद तैयार नहीं है। देखें, लगता है कि कुछ ना कुछ तो पेशरफ्त हो रही है ना। देखें ना, जब चीनी वज़ीर आए तो उनके सामने PTI बैठ गई और उसने CPEC से अपनी वाबस्तगी का इज़हार किया, पाक चीन दोस्ती जो है उसको एक हर इख्तलाफ से बालातर करार दिया। और अब भी आप जो शहबाज शरीफ साहब ने पेशरफ्त की है
और उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है, मुसाफा किया है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कोशिश तो होगी। मैं समझता हूँ कि अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनको आगे बढ़कर किरदार अदा करना चाहिए और बानी पीटीआई उनसे मुलाकात भी करनी चाहिए, उनको एतमाद में लेकर। तो वो सियासी लोग हैं, उनकी उम्र जो है वो सियासत में गुजरी है, वो रास्ता बना सकते हैं, रास्ता निकाल भी सकते हैं, उन पर एतमाद भी किया जा सकता है और वो लोगों पर एतमाद भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल उनको किरदार अदा करना होगा और उस तरीक़े से हम आगे बढ़ सकेंगे। वगरना तो अपने अपने मौक़िफ़ का अगर इजहार करते रहें, एक दूसरे के हाथ झटकते रहें और एक दूसरे को दत्ता बताते रहें और सिर्फ अपनी पोजीशन का जिक्र करके डट के खड़े हो जाएं, तो फिर उससे क्या मसला हल होगा? उससे तो मसाइल में इजाफा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शामिर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।